वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है स्टूडेंट्स आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों आप लोगों की। एज यू नो हम लोग क्लास 11th का 14th चैप्टर ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर में हम लोगों ने पूरे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से न्यूट्रिशन है जो ह्यूमन बॉडी में बहुत जरूरी होते हैं, प्लस किस तरीके से बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है क्या बनता है और किस तरीके से रिलीज होता है। यही सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का, दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जब डाइजेशन प्रोसेस पढ़ी है तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन प्रोसेस तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। एक्सक्रीशन आप लोग समझते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी हम लोग खाते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो अपने अंदर न्यूट्रिशन की कंसंट्रेशन को किस तरीके से बनाए रखते हैं। देखिए एक्सक्रीशन भी हो रहा है हमारी बॉडी से और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है या नीड है वो भी हमारी बॉडी में रेगुलेशन में है, उसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो किस तरीके से हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं और हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है, इस चैप्टर में हम मेनली यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Array of chemical processes occur in the body of an organism and sum total of these processes is called metabolism. As we know that कि हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस परफॉर्म होती है। अब यहाँ लिखा ना एरे, एरे का मतलब है सीक्वेंस वाइज। द मीनिंग ऑफ एरे इज सीक्वेंस वाइज। ऐसा तो है नहीं है कि मतलब कोई पहले हो गई कोई बाद में हो गई, टाइम वाइज ही होती है। खाना खाया नहीं एक्सक्रीशन हो गया, दैट्स नॉट पॉसिबल। पहले डाइजेशन होगा फिर ही एक्सक्रीशन होगा, राइट। एक सीक्वेंस वाइज होती है, एक एरो वाइज होती है। बहुत सारी केमिकल प्रोसेस परफॉर्म होती है और इन्हीं सारी केमिकल प्रोसेस के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेसेस। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला पार्ट किया था कि यहाँ पर दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है, प्रोसेस होती है। एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है एनाबॉलिक। मैं यहाँ रेस्पिरेशन नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ प्रोसेस बोलूंगी। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिक इज ब्रेक डाउन एंड द मीनिंग ऑफ एनाबॉलिक इज बिल्डिंग अप। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन है, कंपाउंड्स हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। सेम एज इट इज बात करें एनाबॉलिक की कि हमारी बॉडी में हम लोग बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह खाते हैं, प्लस वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में क्या है, बिल्डअप हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं एंड देन हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Metabolism produces a variety of byproducts and some of which need to be eliminated. इन दोनों मेटाबॉलिक प्रोसेस में, चाहे वो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो चाहे फिर वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं हमारी बॉडी में, और जब बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से कुछ एलिमिनेट भी होते हैं एंड दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेस्ट प्रोडक्ट। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है, these are called waste products. Metabolic waste product might be fluid, gaseous, organic और inorganic। और ये वेस्ट प्रोडक्ट फ्लूइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। Depending on the type, they are eliminated through various organs of the body of an organism. डिपेंड करता है कि वो जो एलिमिनेटेड वेस्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी के कौन से बॉडी पार्ट से रिलीज हो रहे हैं। अगर एनस से रिलीज हो रहा है तो सॉलिड होगा, ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। अगर यहाँ पर यूरिन रिलीज हो रहा है तो फीमेल में वजाइना के थ्रू और मेल में पेनिस के थ्रू रिलीज होता है। लिक्विड फॉर्म में बात करें इसके अलावा तो स्वेट की फॉर्म में भी होता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है,
उसी के अकॉर्डिंग वो गैसियस, ऑर्गेनिक और फ्लूइड में होती है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं या फिर एलिमिनेट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। Unlike digestive waste, which are primarily composed of unabsorbed and undigested substances that have never entered the cells, and metabolic wastes are produced inside the body cell. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों के बहुत सारे डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाते, अनडाइजेस्टेड रहते हैं और ना ही कभी हमारे सेल्स में एंटर हो पाते हैं। अगर एब्जॉर्ब्ड हो गए, डाइजेस्ट हो गए तो सेल्स के अंदर एंटर हो ही जाएंगे, और अगर सेल्स के अंदर एंटर नहीं हुए दैट मीन अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्टेड है, राइट। और उसी से हमारे बॉडी से बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं। Let us try to enlist various excretory waste products produced in human body like water, gaseous waste like carbon dioxide, नाइट्रोजन वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, मिनरल, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब क्या है? हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स है। Which if are present in body in excess are excreted through urine, feces and sweat। और जब कभी भी ये सारे के सारे वेस्ट हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाते हैं तो इनका हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना बहुत जरूरी होता है, चाहे फिर वो यूरिन की फॉर्म में हो, फेसेस की फॉर्म में हो या फिर वो स्वेट की फॉर्म में हो। फेसेस का मतलब होता है सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड। द सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड इज फेसेस and the pigments formed due to breakdown of hemoglobin are like bilirubin। इसके अलावा कुछ पिगमेंट होते हैं, जब हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो ब्रेक डाउन होता है। हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट। तो जब हमारा हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्रेक डाउन होता है तो उससे एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज बिलिरुबिन, और ये बिलिरुबिन हमारे फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा यूरोक्रोम जो कि यूरिन के थ्रू एलिमिनेट होता है। तो ये चीज आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती है कि जब हीमोग्लोबिन पिगमेंट ब्रेक डाउन होते हैं तो उस टाइमिंग पर कौन से 2 केमिकल का प्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका बिलिरुबिन का, एक होता है यूरोक्रोबिन का। बिलिरुबिन सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट के साथ हमारी बॉडी से आउट होते हैं, और जो यूरोक्रोम है हमारी बॉडी के लिक्विड वेस्ट यूरिन के साथ रिलीज होता है। Also the pigments present in foodstuffs like beetroot consumed by organisms, excess of vitamins, hormones and drugs taken are eliminated। इसके अलावा बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो हमें फूड स्टफ से मिलते हैं, जैसे हम लोग बीटरूट हुआ, बीटरूट को हम लोग खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विटामिन, हार्मोन्स और ड्रग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस की बात करें, स्पाइसेस में बहुत सारे वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट। बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन स्टोर एक्सेस carbohydrates एंड फैट्स बट इज अनेबल टू स्टोर एक्सेस अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट या फैट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको तो स्टोर कर सकती है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे अगर एक्सेस अमाउंट में अमीनो एसिड है तो इनको स्टोर नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो हमारे अमीनो एसिड्स वो ब्रेक डाउन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर एक्सेस कंसंट्रेशन में कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रेजेंट है या फैट स्टोर है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्सेस कंसंट्रेशन में अमीनो एसिड की प्रेजेंस है तो अमीनो एसिड कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। अमीनो एसिड्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स या कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डीएमिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन। In this process, amino group is separated from the amino acid and ammonia is formed। इस कंडीशन में क्या आता है इस प्रोसेस में कि जो अमोनिया अमीनो का ग्रुप होता है
वो अपने अमीनो एसिड से सेपरेट हो जाता है और अमोनिया की फॉर्मेशन कर देता है। एंड अमोनिया इज आइदर एक्सक्रीटेड एज इट इज और फर्दर कन्वर्टेड टू लेस टॉक्सिक फॉर्म लाइक यूरिया और यूरिक एसिड बिफोर एक्सक्रीशन। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो अमोनिया हमारी बॉडी से डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरिन। अगर ये डायरेक्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड में, एंड देन यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। There is no clear correlation between the phylogenetic relationship of an organism and their major excretory product, but its habitat has. यहाँ पर बोला गया है कि हम लोगों का जो फाइलोजेनेटिक रिलेशन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशन में तो क्लियर नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज के एंसेस्टर से प्रोड्यूस्ड होके आया है। फाइल मतलब फिजिकली, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फिजिकली किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है या फिर किस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होके आया है। लेकिन यहाँ पर उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनके जो हैबिटेट्स हैं उनमें काफी रिलेशन है। जैसे हम बात करते हैं, tadpole of frog excrete ammonia and adult frog mostly ureotelic। हम लोग फ्रॉग का जो बेबी होता है टैडपोल, वो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है। यहीं पर जब फ्रॉग एडल्ट हो जाता है तो वो यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया को रिलीज करने वाला। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। ओके, तो फ्रॉग क्या करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं, तो उन्हें हम कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म कहेंगे, यूरियोटेलिक। Some terrestrial turtles excrete uric acid, whereas other excrete urea or amino। ऐसे हम टेरेस्ट्रियल टर्टल्स की बात करें तो ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, और कुछ टर्टल्स ऐसी हैं जो कि यूरिया और अमोनिया को रिलीज करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। Animals can be broadly classified into 3 types based on nitrogenous waste they produced। और इसी के बेसिस पर एनिमल्स को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में या 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है। कोई यूरिया रिलीज कर रहा है, कोई अमोनिया रिलीज कर रहा है, कोई यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है, राइट। अलग अलग एनिमल्स अपने अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उन्हीं के एक्सक्रीशन के बेसिस पर हम लोगों ने एनिमल्स को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, चाहे जितने भी एनिमल्स हो, जितने भी टाइप के एनिमल हो, उनका वेस्ट प्रोडक्ट बनने से पहले उनकी बॉडी में अमोनिया जरूर बनेगा। चाहे यूरिया रिलीज हो तो यूरिया भी अमोनिया से ही बनता है, चाहे ऑर्गेनिज्म यूरिन रिलीज करे, यूरिन भी अमोनिया से बनता है, चाहे ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करे तो अमोनिया तो बनी रहे। तो जितने भी कैटेगरीज के एनिमल्स को हम लोग पढ़ लें, राइट, लेकिन सब में जो कॉमन वेस्ट पहला बनेगा वो क्या होगा, अमोनिया बनेगा। कौन सी प्रोसेस से, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें अमीनो एसिड अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और अमोनिया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड डीएमिनेशन प्रोसेस, बट इट इज हाईली टॉक्सिक। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। Hence it is to be diluted immediately। इसीलिए इसको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी होता है, और होता भी है हमारी बॉडी में। If there is no or limited access to water, need for conversion of ammonia becomes necessary। इसलिए अगर कभी भी किसी की बॉडी में प्रोडक्ट अमोनिया बन रहा है, किसी की क्या, सबकी बॉडी में बनता है वो, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे यूरिया वाले हैं, चाहे यूरिन वाले हैं, चाहे अमोनिया वाले हैं, सबकी बॉडी में अमोनिया बनना है। लेकिन अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसीलिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए अमोनिया को तुरंत वाटर के साथ डाइल्यूट होना पड़ता है, अदरवाइज हमारी बॉडी में किस तरीके से पॉइजन स्प्रेड हो जाएगा। Thus, availability of water plays key role in deciding mode of excretion of an organism, and these are all mainly of 3 types। इसीलिए अब डिपेंड करता है कि अगर एनिमल्स की बॉडी में अमोनिया बन रहा है और अमोनिया वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है, या तो वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है, या फिर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा लो है। 2 ही कंडीशन हो सकती है, और इन दोनों कंडीशन के बेसिस पर जो हमारे एनिमल्स हैं वो हम लोग क्या है,
3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ती है, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका अमीनोटैलिस, दूसरे आते हैं यूरियोटैलिस और थर्ड है आप लोगों के यूरिकोटैलिस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अमोनोटैलिस पर। अमोनोटैलिस, elimination of nitrogenous waste in the form of ammonia is called अमोनोटैलिस्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने वेस्ट को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अमोनोटैलिस्म। बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसा है, बेसिक है। Hence it would disturb pH of body if retained। इसीलिए जब ये हमारी बॉडी से निकलते हैं तो ये हमारी बॉडी के पीएच को डिस्टर्ब करते हैं। स्लाइट इंक्रीज इन पीएच वुड डिस्टर्ब ऑल एंजाइम्स, कैटालाइज्ड रिएक्शन इन बॉडी एंड वुड आल्सो मेक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनस्टेबल। अगर ये अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस है तो ये हमारी बॉडी के पीएच को इंक्रीज कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती हैं उनको डिस्टर्ब कर सकता है, और इसके अलावा हमारे सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी अनस्टेबल हो जाती है। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर एंड नीड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डाइल्यूट एंड रिड्यूस द टॉक्सिसिटी। बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने की वजह से इसको तुरंत वाटर के साथ सॉल्युबल होना पड़ता है, और सॉल्युबल होने के लिए इसको वाटर की ज्यादा क्वांटिटी की नीड होती है डाइल्यूट करने के लिए, ताकि इसकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो सके। However, it is energy saving mechanism of excretion। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ये क्या है, ये excretion का energy saving mechanism है। Hence, all animals that have plenty of water available for dilution of ammonia excrete nitrogenous waste in the form of ammonia। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में होती है, प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है और उनमें अमोनिया बन रहा है, उनकी बॉडी में अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया वाटर के साथ मिलके डाइल्यूट हो जाता है एंड देन उनकी बॉडी से अमोनिया, डाइल्यूटेड अमोनिया ही रिलीज होता है। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड अमोनोटैलिक। ऐसे एनिमल्स को हम कौन से एनिमल्स बोलते हैं, अमोनोटैलिक। 1 gram ammonia needs about 300 to 500 ml of water for elimination। 1 ग्राम अमोनिया अगर हमारी बॉडी में बन रहा है तो उसको डाइल्यूट होने के लिए 300 से 500 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होता है। अमोनोटैलिज्म इज फाउंड इन एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। अब कौन जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, कौन कौन से होते हैं, aquatic invertebrates, bony fishes, aquatic amphibians, animals without excretory system are also amonotelic। example protozoa। ऐसे एनिमल जिनके एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है वो भी अमोनोटेलिक होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। एंड अमोनोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स और किडनीज। और जो अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं अमोनिया को, एलिमिनेशन वेस्ट को, अमोनिया को अपनी स्किन, गिल्स या फिर किडनीज के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ये होते हैं हमारे अमोनोटैलिस। दूसरे आते हैं यूरियोटैलिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कौन सी फॉर्म में रिलीज करेंगे, यूरिया की फॉर्म में, तभी तो उनको बोला यूरियोटैलिस्म। यूरिया का फॉर्मूला आपका 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, NH2CO NH2। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड लेस वाटर सॉल्युबल देन अमोनिया। लेस टॉक्सिक भी होता है और वाटर सॉल्युबिलिटी भी इसकी कम होती है। Hence it can be concentrated to some extent in body। तो कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में मतलब कुछ नुकसान नहीं करेगा, लेस कंसंट्रेटेड है। एंड ड्यू टू दिस इट रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एलिमिनेशन। और इसकी में वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है क्योंकि वाटर के साथ सॉल्युबल ही नहीं है। सो कंपेयर टू अमोनिया अबाउट 100 टाइम less water in human and several hundred times in camel, kangaroo, rat and shark। इसीलिए अगर इसको अमोनिया और यूरिया को कंपेयर किया जाए तो अमोनिया के कंपैरिजन में ह्यूमंस में अगर वाटर 100 टाइम लेस भी है तो क्या है, इसमें यूरिया फिर भी बनेगा, रिलीज होगा। ये तो सिर्फ ह्यूमन की बात रही। 700 टाइम्स कैमल, कांगरू और रेड शार्क में।
अगर पानी कम है तो भी यूरिया बनेगा, रिलीज होगा। As it is less toxic and less water soluble, hence ureotalis is suitable for animals. Those need conservation of water to some extent. देखो less toxic है, water soluble भी कम है, तो यूरियोटैलिज्म किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज के लिए जिनको वाटर स्टोर करना पड़ता है। देखो अमोनोटैलिज्म में हमने पानी पिया, हमारी बॉडी में अमोनिया बना, अमोनिया वाटर के साथ मिक्स हो गया और रिलीज हो गया, वाटर नहीं बचा। लेकिन यूरियोटैलिज्म में ऑर्गेनिज कौन से हैं? जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूरिया के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है? कम है, चाहिए ही नहीं है, राइट? तो यूरियोटैलिज्म यानी कि यूरिया ऐसे एनिमल्स रिलीज करते हैं जिनको वाटर अपनी बॉडी में स्टोर करना पड़ता है, किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। जैसे कैमल हुआ, उसको जरूरत है। Hence it is common in terrestrial animals. They have to conserve water. तो terrestrial animals में तो ये common है क्योंकि हमें water store करना पड़ता है. And it takes about 50 ml of water for removal of 1 gram of ammonia in form of urea. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 ग्राम यूरिया है तो उसके लिए 50 ml वाटर इनफ है। मैमल्स हुए, कार्टिलेनियस फिशेस हुई, मैनी एक्वेटिक रेप्टाइल्स हुए एंड मोस्ट एम्फीबियंस, ये सब यूरियोटैलिक है एंड दे कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया इन लिवर बाय ऑपरेटिंग यूरिया साइकिल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म में अमोनिया तो बनेगा, मैंने बताया ना कॉमन जो वेस्ट है वो तो अमोनिया है ही है। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया लिवर में जाके यूरिया का प्रोडक्शन करता है, किसके थ्रू? यूरिया साइकिल के थ्रू। And 3 ATP molecules are used to produce 1 molecule of urea. और एक यूरिया के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी के 3 ATP मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो यूरिया साइकिल है इसको क्रैब्स और हैंसलिट 1932 में डिस्कवर किया था। Shark retain more urea in their body fluid to make their blood isotonic to surrounding marine water. शार्क यूरिया को अपनी ब्लड से ज्यादा रिटेन करती है ताकि उसका जो ब्लड है सराउंडिंग वाटर के साथ आइसोटोनिक हो जाए एंड दिस हेल्प देम टू प्रिवेंट पॉसिबल लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सोऑस्मोसिस। और ये क्या हेल्प करता है कि जो शार्क की बॉडी है उसकी बॉडी से वाटर का लॉस कम हो एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू। थर्ड आते हैं हमारे यूरिकोटैलिस। नाम से ही पता चल रहा है कौन से एसिड को रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड को। तो हमने इन्हें क्या बोला? यूरिकोटैलिस। फॉर्मूला होता है C5H4O3N4। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटैलिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं, दैट इज यूरिकोटैलिस। Uric acid is least toxic, hence it can be retained in the body for some time in concentrated form. Uric acid तो और भी ज्यादा कम टॉक्सिक होता है, तो हमारी बॉडी में अगर कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट भी है तो नो प्रॉब्लम। एंड इट इज एटलीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होता है वाटर में। हैंस मिनिमम 5 to 10 ml की रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम यूरिक एसिड को। यूरिया में 50 ml की रिक्वायरमेंट थी, फिर भी यूरिक में तो सिर्फ 5 से 10 ml की। और नो नीड ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, इसमें तो वाटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है एलिमिनेशन के लिए। हैंस एनिमल्स दोज नीड टू कंजर्व मोर वाटर फॉलो यूरिकोटैलिस। तो ऐसे एनिमल्स जिनको अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंजर्व करना होता है वो यूरिकोटैलिस होते हैं। एंड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड बाय आइसोनिक एसिड पाथवे। जब हमारा अमोनिया, एक सेकेंड, जब हमारे बॉडी का अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो रहा था तो हमने बोला यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। और जब हमारा अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है यूरिक एसिड में, ये कौन सी साइकिल होती है? आइनोसिनिक एसिड पाथवे, ठीक है। और ये भी हमारे लिवर में होता है, लेकिन स्पेशली इन बर्ड्स में ज्यादा होता है। बर्ड्स, सम इंसेक्ट, मेनी रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटैलिक बिकॉज दे नीड टू कंजर्व द वाटर।
however they have to spend more energy, right? उनको वाटर कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि एनर्जी का स्पेंड उनकी बॉडी में ज्यादा होता है। तो ऐसे हमारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूरिकोटैलिस। Animals like spiders, scorpio, and penguins excrete guanine, and this mode of excretion is called gunnotalis. स्पाइडर हुआ, स्कॉर्पियो हुआ और पेंगुइन, ये तीन एनिमल हैं जो अपनी बॉडी से ग्वेनाइन, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होता है ना ग्वेनाइन, उसको रिलीज करते हैं और ऐसे मोड ऑफ एक्सक्रीशन को हम लोग बोलते हैं ग्वेनोटैलिस। ये सिर्फ तीन में होता है, स्पाइडर, स्कॉर्पियो और पेंगुइन। Now the plasma keratin is produced from catabolism of creatinine phosphate during skeletal muscle contraction. Catabolism मतलब ब्रेकडाउन। तो हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा क्रेटिनाइन होता है किससे प्रोड्यूस्ड होता है? जब हमारे क्रेटिनाइन फॉस्फेट ब्रेकडाउन होते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइमिंग पर, तब हमारी फॉर्मेशन होती है क्रेटिनाइन की। इट प्रोवाइड्स रेडी सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट। यहाँ पे क्रेटिनाइन अलग हो जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाता है, ब्रेकडाउन हो गया ना, और फॉस्फेट हमारा एनर्जी सोर्स है, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Normally, blood creatinine level remains steady because the rate of production matches its excretion in urine. यहाँ पे जो हमारे बॉडी में क्रेटिनाइन का लेवल होता है एकदम रिमेन स्टडी है, मतलब कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं रहता, बिकॉज हम लोगों की जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन की फॉर्म में वो कहीं ना कहीं डेली और कंटिन्यूस प्रोसेस है। Hence, level above normal is an indication of poor renal function. लेकिन यहीं पे हमारी बॉडी में यूरिन का या फिर क्रेटिनाइन का लेवल ऊपर हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन कि जो हमारे रेनाल है, रेनाल मतलब किडनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनाल? किडनी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है। Excretory organs play an important role in maintenance of constant internal environment of the body called homeostasis. हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन को रिलीज करते हैं, और एक्सक्रीशन रिलीज होने का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस होना, इसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इट रिक्वायर्स ऑस्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर वॉल्यूम्स। मैंने बताया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, कि हमारे ब्लड में या ब्लड सेल्स में सॉल्यूट और वाटर के बैलेंस बना रहना, इसी को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। इट कैन बी राइटली सेड दैट कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज डिटरमाइंड नॉट बाय व्हाट माउथ इंजेस्ट, बाय व्हाट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रिटेन। तो किसी ने सही कहा है कि जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या खाते हैं या हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फर्क पड़ता है कि हमारे एक्सक्रीशन कितना अच्छा और कौन कौन से प्रोडक्ट का हो रहा है। जब वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन अपने आप हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, ब्लड वगैरह, वो तो अपने आप साफ हो ही जाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी फिर, राइट? तो मरीन बर्ड्स like albatross spend their life on the sea. That means water they drink is salty. एक बर्ड होती है मरीन बर्ड एल्बाट्रॉस, वो अपनी पूरी लाइफ सी में ही स्पेंड करती है, जिसका मतलब है कि जो वाटर है वो सॉल्टी ड्रिंक करती है। एंड दीज आर कैपेबल ऑफ सेक्रेटिंग salts by active transport and helps to manage osmotic balance. तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे सॉल्ट्स को सेक्रेट करती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। बाकी का और भी सारी चीजें हैं, आज तक यहाँ हो गया। उसके बाद अभी हम लोग और पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, एक्सक्रीटरी पूरा हम लोग किडनी सिस्टम ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन उनको अपने आगे सेशन से कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, डाउट नहीं होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अपने दूसरे सेशन के साथ, और भी इसमें जितने भी आप लोगों का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय।